देखो कीमिस ऑप्शन, मेरी बात को समझना। हम लोगों ने दो चीजें स्टडी की थी बेटा। एक हम लोगों ने किया था एब्जॉर्बेट और एक क्या था एब्जॉर्बेंट। अच्छा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कौन सा फोर्स लगता है? वीक वंडरवॉल फोर्स। अच्छा, एब्जॉर्बेट किसे कहते थे, एब्जॉर्बेंट किसे कहते थे? एब्जॉर्बेट किसे कहते थे? सॉलिड। और एब्जॉर्बेंट है सॉलिड। तो आपने क्या कहा कि अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं कि जैसे आपने कहा एड्सॉर्बेट, अगर एड्सॉर्बेट और प्लस बेटा अगर आप बात कर रहे हो एड्सॉर्बेंट की, तो ये जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट है, जब ये आपस में कंबाइन अगर करते हैं तो नेचुरल बात है कि जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बेटा, यस, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स लगता है, जो भी होता है, उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? केमिकल बॉन्ड। अब देखिए एक बात आपको बताएं, तो जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसमें जो बॉन्ड बनता है उसको बेटा क्या कहते हैं हम? केमिकल बॉन्ड। अब जैसे ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। अच्छा, हमें ये देख के पता लग गया, पहली चीज अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, जो सबसे पहला पॉइंट बेटा, सबसे पहला पॉइंट इसको अगर डिफाइन करो तो ये हम कहते हैं ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है कि बेटा ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि ये एक्सोथर्मिक है। तो आप ये कहते हो कि सेकंड अगर मैं डिफाइन करूं तो ये मोर एक्सोथर्मिक, आप इसको कहते हो मोर, यस, एक्सोथर्मिक। ये मोर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है। और तीसरा, ये आपके नेचर में स्पेसिफिक होते हैं, इन नेचर। मतलब ये जो रिएक्शन को डिफाइन करते हैं ये नॉन स्पेसिफिक ना होके ये क्या देते हैं? स्पेसिफिक इन नेचर। अब जैसे आप कहोगे स्पेसिफिक इन नेचर कैसे, मेरी बात को समझ में नहीं आया। अब देखते हो, जैसे कहते हो आप रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या कहते हो? रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे लोहे में एक जंग लगती है, लोहे में क्या लगती है? जंग। तो जंग कैसे लगती है? तो वो स्पेसिफिक नेचर कैसे पता लगा? ध्यान से समझना यार। देखो आपने का रेस्टिंग ऑफ आयरन, यस, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे आपने कहा अगर मैं डिफाइन करूं कि रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर बात करें तो आपने कहा जैसे एक लोहे की रॉड ले लीजिए, आयरन की एक रॉड ले ली, यहां पर आपने कहा अगर मैं Fe की एक रॉड ले लें, और जब Fe की रॉड में आप देखते हो कि जब एयर के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं? एयर के मॉलिक्यूल। तो आप ये देखते हो कि लोहे में जब जंग लगती है, नेचुरल बात है कि रस्टिंग ऑफ आयरन देखा जाए तो ये स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। आप मुझे बताओ, क्या लोहे में जो जंग लगेगी, क्या ऑक्सीजन के अलावा और भी कोई रस्टिंग कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसका मतलब जो लोहे में जंग लग गई है, कि आप उससे दोबारा लोहा बना लोगे? बोलो करो। इसका मतलब ये रिवर्सिबल है कि बेटा ये इरिवर्सिबल है? सबसे बढ़िया है, ये सिर्फ क्या करता है, मेटल के सरफेस पे आप जो बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बॉन्ड। इसलिए इनको एक स्पेसिफिक रिएक्शन के रूप में जाना जाता है। पहली चीज, इसी को केमिसॉर्प्शन कहते हैं। इस Fe आयरन की रॉड में ये जो बेटा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपके ले रहे हैं, ये इससे क्या कर जाते हैं? कंबाइन कर जाते हैं। और ये जो कंबाइन करते हैं यहां पर आयरन की रॉड में, ये जो मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब हो रहे हैं, तो इन सरफेस और इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड बनता है। नेचुरल बात है यार, अगर आप Fe की रिएक्शन O2 से कराओगे तो जो कंपाउंड हमारा यहां पर बनेगा वो कंपाउंड क्या बनेगा? Fe2O3। मतलब सरफेस किसका है? आयरन का है। सरफेस किसका है? आयरन। और उसमें कौन से मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब हो रहे हैं? ऑक्सीजन। क्या? स्पेस। तो अच्छा बताओ, ये क्या किसी से भी जंग बना देगा? कि ये स्पेसिफिक रिएक्शन को शो करते हैं। इसका मतलब मेटल के सरफेस और आप बताओ मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, बताओ वो बॉन्ड कौन सा है? सुना ही नहीं दिया बेटा। केमिकल बॉन्ड। बताओ ये रिवर्सिबल प्रोसेस को शो कर रहा है कि इरिवर्सिबल? ये मोर एंडोथर्मिक है कि लेस एक्सोथर्मिक? मोर क्या है? एंडोथर्मिक।
अब मैं अगर इसको अगर मैं डिफाइन करूं, पहले ध्यान से समझना। आप ये कहते हो कि अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं x/m वर्सेस प्रेशर का ग्राफ, एक एक चीज के देखो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। x/m वर्सेस प्रेशर, प्रेशर। और मैंने आपको एक बात बेटा बताई थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द x/m। x/m को मैंने शायद x को कहा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, व्हाट इज द x, which can absorb on the mass of surface, on the mass of सीधा सीधा x क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब। किस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, सरफेस पे, जिसका मास क्या है, m है। तो आपने क्या कहा कि अगर मैं x/m वर्सेस प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो एक्चुअली क्या हुआ, ये सबसे पहले इसका ग्राफ बढ़ेगा और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। यस, आपने कहा ये आपका कांस्टेंट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, पहले बढ़ा उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, ऐसा क्यों हुआ? कि इस ग्राफ को अगर डिफाइन करें तो आपने देखा कि यस प्रेशर के बढ़ाने पे पहले ग्राफ बढ़ा, उसके बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से यही चीज जब आपके फिजिकल एब्जॉर्प्शन में होता था, किस में होता था, फिजिकल, बहुत अच्छे से बाजी पढ़ाया था, कितने स्टेप में प्रोसेस होती थी, कौन कौन बेटा, लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर और हाई। देखो असाइनमेंट आज का मैंने बहुत अच्छा आपको दिया है, ठीक। आप 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, ठीक। आपको सिखाऊंगा सारे सवाल, उसके बाद ये करके दिखाओ, क्योंकि देखो सरफेस मैंने इसीलिए उठाया कि हम आपको तब तक थर्मोडायनेमिक्स के कम से कम 100 सवाल लगवा दें। तो तुम्हारा फर्ज ये बनता, अगर एक भी नहीं आए ट्राई करना जरूर, ठीक। हम 10 सवाल तुम्हें डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको फिर एक असाइनमेंट और देंगे, फिर उसके बाद एक असाइनमेंट और देंगे, मतलब हम 100 सवाल थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे करा दें आपको। अब जैसे बात आती है, देखिए एक बात आपको बताएं, सबसे बढ़िया केमिकल एब्जॉर्प्शन को समझने का बढ़िया तरीका है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब रिएक्ट कर रहा होता तो आयरन की एक रॉड है, तो आयरन एक अपना क्या दे रहा है, सरफेस, क्या दे रहा है, सरफेस। तो उस सरफेस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उस आयरन के सरफेस से एक केमिकल क्या बना रहे हैं, बॉन्ड। क्या बना रहे हैं, बॉन्ड। इसलिए ये रिवर्सल हो गया कि इरिवर्सल। अच्छा जंग लग गई तो क्या दोबारा प्योर लोहा बना पाओगे, इसका मतलब रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। और बॉन्ड बनेगा, आप भी जानते हो यार, जब कोई बॉन्ड बनता है तो सिस्टम क्या करते हैं, ओवरलैप, और ओवरलैप करते हैं, बताओ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं कि एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ये लेस एक्सोथर्मिक है कि बेटा ये मोर एक्सोथर्मिक। अब बात ये आती है कि कैसे प्रेशर के बढ़ाने पे पहले बढ़ा उसके बाद कांस्टेंट हो गया। अच्छा एक बात, जैसे आयरन के सरफेस पे एक लेयर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने के वाटर के ड्रॉप्स को आप प्रेशर लगाते जाओगे तो प्रेशर के कारण वो क्या करता जाएगा, एब्जॉर्ब होता जाएगा। यहां मॉलिक्यूल क्या एब्जॉर्ब हो रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा बताओ किसके किस में बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है? आयरन और ऑक्सीजन। अच्छा जब आयरन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर गए होंगे, क्या कर गए होंगे, कंबाइन, तो अच्छा सच बताना उसका सरफेस एरिया पूरा ब्लॉक हो गया, सरफेस एरिया क्या हो गया, ब्लॉक। अच्छा क्या दोबारा कोई और भी अदर के जो मॉलिक्यूल आएंगे क्या उस सरफेस पे, आयरन के सरफेस पे अब जाके एब्जॉर्ब हो पाएंगे? सपोज करो आपने कहा ये आयरन की रॉड है, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, चारों तरफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या हो गए, एब्जॉर्ब। अब जब कोई मॉलिक्यूल दूसरा आएगा क्या वो आयरन से कंबाइन कर पाएगा कि ऑक्सीजन से कंबाइन, बोला करो। इसका मतलब वो अब आयरन से कंबाइन नहीं कर, क्यों नहीं कर पाया, लैकिंग ऑफ क्या, सरफेस, किसके कारण, लैकिंग ऑफ सरफेस। इसलिए बेटा कहा जाता है कि ये पहले क्या होता है, बढ़ता है और उसके बाद कांस्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं कर रहा है। फिर से बताऊं कि आ गया। अब अगर मैं इसमें डिफाइन करें कि आपने का अगर मैं x/m वर्सेस टेम्परेचर की बात करें तो वो बहुत अच्छे से समझना एक एक चीज को, ये सिर्फ बेटा समझने वाला टॉपिक है, आप रट नहीं सकते हो। आपने का अगर मैं x/m वर्सेस अब टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करूं,
तो जब x बाई एम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये पहले इसका बढ़ा और उसके बाद ये घटा। अब ऐसा क्यों कि x बाई एम टेम्परेचर के आने पे, अच्छा फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अगर ध्यान दो कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते थे, क्या बढ़ाते थे टेम्परेचर, तो बताओ वैल्यू बढ़ती थी कि सिर्फ घटती थी? बोला करो, क्यों घटती थी? सरफेस पे जो मॉलिक्यूल क्या होते थे, एब्जॉर्ब। आप टेम्परेचर दोगे तो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे कि एवोपरेट कर जाएंगे? है को डाउट? लेकिन यहां ऐसा क्यों कि ये ग्राफ पहले बढ़ा और उसके बाद ये ग्राफ घटा? अच्छा एक बात बताओ, कोई भी मॉलिक्यूल जब केमिकली रिएक्शन करता है, क्या करता है केमिकल, तो केमिकल रिएक्शन तभी करता है जब वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। बताओ उसकी एक फिक्स क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। याद करो मैंने एक्टिवेशन एनर्जी आपको बताया था, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग शायद थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते थे। बोला करो। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो उस थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ले जाने के लिए आप क्या करते हो कि मॉलिक्यूल, हमने क्या पढ़ाया था, जैसे वाटर है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है, 100। तो 100 तक हमें ले जाने के लिए उसको क्या देनी पड़ेगी? बोला करो। अच्छा वो एनर्जी कौन सी एनर्जी? एनर्जी जो दी वही तो उसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है, एक्टिवेशन। अच्छा एक्सेस एनर्जी कौन सी एनर्जी है? बोला करो। अच्छा आप बताओ ये क्यों हुआ? क्योंकि यहां से यहां तक बेटा मॉलिक्यूल की ये एनर्जी जो आपकी है, हम इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन क्या हुई, एनर्जी। क्यों? मॉलिक्यूल को जब एक्टिवेट होना होगा, जब मॉलिक्यूल को क्या होना होगा, एक्टिवेट, तो एक्टिवेट रिएक्ट कराने के लिए तुम्हें उसे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। क्या हर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट दे देता है? कुछ ही कोलाइडिंग मॉलिक्यूल जब आपस में क्या करते हैं, कोलाइड, तो रिएक्टेंट से किस में बदलते हैं, प्रोडक्ट में। अच्छा जो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होते हैं, हम उनको क्या देते हैं, एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक तुमको जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए तुम्हें क्या देनी पड़ी है, एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोगों ने बेटा बताओ क्या नाम दिया है? आवाज बढ़ाओ भाई। अच्छा एक्टिवेशन ही क्यों बोला हमने? क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिएक्ट। और रिएक्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। क्या होंगे, एक्टिवेट। अब बात आती, पहले यहां तक बताओ गया। इतने में देखा जाए, इस इतने प्रोसेस में यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन बेटा हो रहा है। तो रटना नहीं बेटा, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। लेकिन आप ये जानते हो कि सर जब बॉन्ड बन गया होगा, जब बॉन्ड बन गया होगा और फिर तुमने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर, तो अच्छा बताओ बॉन्ड अब भी बनेगा कि बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा? बोला करो, क्या हो जाएगा, टूटेगा बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे बेटा तू यहां पर क्या बढ़ा रहा है, टेम्परेचर। हर चीज को फील करके बात करना, और अगर फील नहीं करोगे बाजी, सवाल इसका एक आएगा जरूर। तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा बेटा। बॉन्ड यहां पर क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। जैसे जैसे आगे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, बताओ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जा रहा है कि बॉन्ड ब्रेक होते जा रहे हैं? फिर से एक बात बताते हैं, एक मिनट। कीमीस ऑप्शन लिखो नहीं बेटा, कीमीस ऑप्शन का सबसे बढ़िया है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा सरफेस कौन दे रहा है? अच्छा किसको सरफेस दे रहा है? वो क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन तुम आओ और मेरे सरफेस से बॉन्ड बनाओ। तो आयरन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में क्या प्रेशर फिनोमिना हो रहा है कि आयरन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो रही है? बोला करो बेटा, रिएक्शन हो रही है। अगर रिएक्शन हुई तो शायद बॉन्ड क्या बना, और बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड। अच्छा जब बॉन्ड बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, बॉन्ड, तो ऑर्बिटल क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप। ओवरलैप जब करेंगे तो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे होंगे, रिलीज कर रहे होंगे। इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? ऐसे सोचो। अब मॉलिक्यूल तब तक रिएक्ट नहीं करते हैं
जब तक उनके पास एक फिक्स एनर्जी नहीं होती है। फिक्स एनर्जी नहीं होती, और जब फिक्स एनर्जी होती है वही मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और वही एनर्जी को क्या नाम दिया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम दिया है, बोला करो। लेकिन तुम जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, बॉन्ड बनते जाएंगे कि बॉन्ड फिर अब टूटना स्टार्ट कर देंगे। इसकी जगह अगर मैं यहां पर बेटा देखूं तो आप ये कह सकते हो कि सर जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल जो बना है, अब ये मॉलिक्यूल ब्रेक होना स्टार्ट कर, यहां बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। पहले बताओ हमारे हर बच्चों को केमिस्ट ऑप्शन आया बेटा, बोला करो, फिर से बताएं कि आ गया। अच्छा ये स्पेसिफिक है कि बेटा नॉन स्पेसिफिक है? और फिर कह रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स पे एक सवाल आएगा, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स के बाद ये बहुत अच्छे सवाल लगाना, तो वो हर वैरायटी के क्वेश्चंस करवा देंगे आपको। ठीक, ये समझ लेना, नहीं आए ना क्वेश्चन तो परेशान मत होना, हम एक एक सवाल डिस्कस करेंगे, तुम्हारी गलतियां बताएंगे। ठीक, लेकिन क्वेश्चंस आपके लगे होने चाहिए। बताओ मेरे हिसाब से फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में समझ में आए बेटा, बोला करो, फिर से बताएं कि आ गया। केमिकल एब्जॉर्प्शन का बढ़िया सा एग्जांपल मैंने बताया था कि जैसे एक फोम डाल दें, क्या डाल दें, फोम, ऊपर क्या डाल दें, पानी, क्या डाल दें, पानी। क्या फोम और पानी में रिएक्शन होगा कि प्रेशर अप्लाई होगा, है? अच्छा कितने स्टेप में प्रेशर होगा, है? 3। कौन कौन बेटा, लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर और, यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट? अब अच्छा बताओ ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? सब लोग बोला करो, एक्सोथर्मिक है। इनमें कौन सा फोर्स लगता है, वंडरवॉल फोर्स का तो अंडरस्टूड है, कौन सा फोर्स, वंडरवॉल फोर्स। और सबसे बढ़िया एग्जांपल है, किसी भी मेटल के सरफेस पे जब कोई चीज क्या होती है, रिएक्शन, क्या होती है, रिएक्शन, तो बताओ वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का पार्ट है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन? केमिकल होंगे तो बॉन्ड बनेंगे, और बॉन्ड तभी बनेंगे जब उनके पास एक एक्टिवेशन क्या होगी, एनर्जी, क्या होगी, एक्ट। लेकिन जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बेटा बढ़ाते जाओगे, मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते जाएंगे, फिर टूटना स्टार्ट कर देंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा कि तोड़ना स्टार्ट कर देगा, क्या करेगा, तोड़ेगा। यहां बॉन्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन, और यहां बॉन्ड की ब्रेकिंग। पहले बताओ हर एक बात समझ में आ गया, फिर से बताऊं कि आ गया। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया। अच्छा ऑकुलेशन क्या होता है, गैस का कहां जाना बेटा, मेटल के सरफेस पे, उसे क्या कहते हैं, ऑकुलेशन। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैंने आप लोगों को लैंगम्यूर और आपको मैंने फ्रेंडली जो आपको बताया था प्रोसेस समझ में आ गया था, क्योंकि लास्ट ईयर इस पे 2 सवाल बना दिया था, लैंगम्यूर और फ्रेंडलीज पे डायरेक्ट सवाल पूछे, इसलिए देख लेना, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा पीवीआईक्यू के, लेकिन अच्छे से काम करना। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, किस पे आते हैं, कोलाइडल, जो सबसे इंपॉर्टेंट। बेटा सारे पॉइंट समझ में आ गए, फिर से बताऊं कि आ गया। अब आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ये देखिए अगर मैं बात करूं कि सॉल्यूशन होते क्या है, बेटा रुकिए ना, अभी लिखना नहीं मेरे लिए। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, आराम आराम से समझो, तुम्हें एक एक चीज को बिल्कुल एनालिसिस कराते चलेंगे। अच्छा फिजिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर होता कि नॉन स्पेसिफिक, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन, तो इनको हमने देखा कि जो कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं कोलाइडल, कोई भी सॉल्यूशन आप, वो 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक आपका आता है ट्रू सॉल्यूशन, मैं सब समझाता हूं परेशान ना हो। मैं एक कहता हूं ट्रू सॉल्यूशन, एंड देन आपका सेकंड आता है कोलाइडल। अरे अभी एक एक मिनट में सारी चीजें समझ जाओ। यस कोलाइडल सॉल्यूशन, और थर्ड आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन, लास्ट ईयर 2 सवाल आए हैं, एक तो एक फ्रेंडलिस पे पूछ लिया था और दूसरा कैटलिस्ट पे पूछ लिया था उसने। किसमें पूछ लिया था, कैटलिस्ट, इसलिए बहुत कायदे से पढ़ो। अब देखो ये बात बकवास है कि ट्रू, कोई देखो आपसे पार्टिकल का साइज तो पूछेगा नहीं, नहीं तो तुमसे, आप तुम लोग इंटर का एग्जाम देने जा रहे हो कि ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछेगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं। अब जैसे एक काम करो, जैसे हमने पानी लिया है, क्या लिया, पानी। इस पानी में हम, हमें नहीं मालूम ना, आपको मालूम ना, आप मान लीजिए गायब हो, आप कहीं छुपे बैठे हो, आपके आने से पहले हम इसमें नमक मिला दें, क्या मिला दें, नमक, और शेक कर दें, क्या कर दें, शेक। और अच्छा हम ऐसे पानी रख दें, तुमको क्या मालूम है मेरी इस पानी की बोतल में नमक मिला है, आवाज बढ़ाओ,
देख के बता पाओगे इसमें नमक है? इसका मतलब नमक इसमें घुल गया है। आवाज बढ़ाओ। नमक अगर इसमें घुल गया है तो इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है? जिसको हमारी आंखें एनालिसिस ना कर पाए, जिसको हमारी आंखें एनालिसिस ना कर पाए कि इनमें कौन चीज मिली है, कौन सी चीज मिली है, ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहलाते हैं? ट्रू। नहीं आया? क्या कहलाते हैं? ट्रू। क्यों ट्रू सॉल्यूशन? जिसको हम एनालिसिस ही ना कर पाए, दो सॉल्यूशन कौन कौन से मिक्स हैं। अगर दो सॉल्यूशन जो आपस में मिक्स है, अगर हम उनको ये एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशन इसमें मिक्स्ड हैं, ऐसे सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाते हैं? और बेटा वो तभी कर पाएंगे जब पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा। कितना होगा? छोटा। पहले बताओ, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस, जिसमें हम कोई डिफरेंशिएट ना कर पाए? और दूसरा, इस पानी में अगर हम एक लाइट पास करें, क्या करें? लाइट। जैसे अगर मोबाइल की टॉर्च लाइट जला दें तो अच्छा बताना, सच बताना कि लाइट की स्कैटरिंग होगी कि नहीं होगी? आवाज बढ़ाओ। बिल्कुल स्कैटरिंग नहीं होगी, क्योंकि आप बताओ ये सॉल्यूशन पूरा क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। लाइट की कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। और जहां लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती है, अच्छा, लाइट की स्कैटरिंग को शायद हम लोग पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं? इसका मतलब इसमें टिंडल इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। ट्रू सॉल्यूशन की अगर बात करें, हर एक चीज को बाजी एक एक पॉइंट को एनालिसिस करना। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज देखा गया है, जो पार्टिकल का साइज होता है, पार्टिकल साइज बेटा जो होता है, वो एक्चुअली इनका जो साइज होता है वो लेस देन होता है 1 नैनोमीटर से। इनके पार्टिकल का साइज किससे छोटा होता है? 1 नैनोमीटर से छोटा। अप्रोक्सीमेट 0.01 से 1 नैनोमीटर तक लेते हैं, लेकिन 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम। इसका मतलब साइज बहुत बड़ा है कि बेटा साइज बहुत छोटा है छोटा। अच्छा, जिस पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा वही तो मिक्स हो पाएगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो कभी मिक्स नहीं हो पाएगा। अब जैसे आपने कहा, अगर मैं इसको डिफाइन करूं बेटा, आपने कहा जैसे नमक, आपने कहा सॉल्ट ले लिया। एक मिनट पहले समझना बेटा, आपने कहा जैसे सॉल्ट, मैंने NaCl लिया और इस NaCl को हमने वाटर में डाल दिया। पहले लिखा नहीं जाता, पहले समझा जाता बेटा ना। अब इस सॉल्ट को जब आप वाटर में डाल दोगे, तो जब ये सॉल्ट वाटर में जाके क्या करेगा? मिलेगा बेटा। सॉल्ट वाटर में मिल गया तो ये जो कंप्लीट मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अगर कंप्लीट मिक्स हो गया तो आप इसी को कहते हो क्या? होमोजीनियस। क्या कहते हो? होमोजीनियस। मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? डिफरेंशिएट, कि कौन इसमें मिक्स है, कौन इसमें मिक्स नहीं है। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहोगे? बोला करो। और दूसरा, अगर आप यहां से लाइट पास करोगे, क्या पास करोगे? लाइट। तो लाइट में कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। और सबसे बढ़िया देखो यार, तुमसे डेफिनेशन तो बाजी पूछेंगे नहीं ना, ना ही इतने गंदे सवाल तुमसे वो पूछेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन का हम जिस पार्टिकल का साइज, आईटी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तुम ये कह सकते हो नमक का पानी में घुलना, बताओ कौन सा सॉल्यूशन? खत्म बात। क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। अब जैसे आपने दूसरी बात कही कि जैसे मिल्क और वाटर ले लो, मिल्क और वाटर। अच्छा, आप देख के बता देते हो कैसे? आप पानी अगर मान लो इसमें हम सपोज करो दूध मिला दें, तो तुम कहोगे इसमें सर दूध पतला है। मतलब मिल्क अगर देखा जाए तो आप कहते हो सर, अगर ध्यान से देखा जाए तो आप कहते हो कि सर इसमें दूध में पानी ज्यादा मिला है या दूध गाढ़ा है। अच्छा बताओ, दूध और पानी मिक्स है? आवाज बढ़ाओ। लेकिन फिर भी हम डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं कि पानी ज्यादा है या दूध ज्यादा है। इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन भी किसका पार्ट है? ट्रू सॉल्यूशन किसका पार्ट है? बताओ, हेट्रोजीनियस के कि होमोजीनियस? अच्छा, इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन भी किसका पार्ट है? मैं बोला करो कि डरते काहे हो? होमोजीनियस। मिक्स हो गई कोई चीज, क्या है? मिक्स है। अरे हमको मिल्क और बटर, अच्छा मिल्क, अगर मिल्क में है क्या? ऑयल है, बटर तो है। अच्छा बताओ, क्या बटर और वाटर मिक्स होते कि इमिक्स? मिसमिल होते कि इमिसमिल होते? है?
जिनको हमारी आंखें डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें? डिफरेंशिएट, इसमें कौन सी चीज मिक्स है, कौन सी चीज मिक्स नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? आवाज बढ़ाइए। दूध का पानी में जाना कौन सा सॉल्यूशन? बोला करो। नमक का पानी में जाना। जो ट्रू सॉल्यूशन बेटा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, इनमें जो पार्टिकल का साइज होता है, 2 मिनट बेटा, इनमें जो पार्टिकल का साइज बेटा होता है वो क्या होता है कि 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है? ज्यादा। लेकिन बेटा 1000 एंगस्ट्रॉम से क्या, 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम। 1 नैनोमीटर से तो ज्यादा होता है, लेकिन 1000 नैनोमीटर से उसका साइज क्या होता है? कम होता है। साइज वाइज कौन पूछता है यार, कौन दिमाग लगाता है? कोई इंटर का एग्जाम थोड़ी ना दे रहा हूं। आपने कहा जैसे मिल्क को अगर हम किस में मिला दें? वाटर में। तो नेचुरल सी बात है, मिल्क अगर वाटर में मिक्स है, मिल्क अगर किस में मिक्स है? वाटर में, तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे कहलाते कौन सा सॉल्यूशन? कोलाइडल। जिनको हमारी आंख डिफरेंशिएट कर रही है, क्या कर रही है? डिफरेंशिएट। इसमें दूध ज्यादा है या पानी ज्यादा है? दूध ज्यादा या पानी ज्यादा है? ऐसे सॉल्यूशन हमारे कहलाते क्या? कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या कहलाते हैं? कोलाइडल। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? नमक का पानी में घुलना क्या है? बोला करो। अब दूध का पानी में मिलना है कोलाइड। अब हमने क्या किया, एक मिट्टी रेत उठाई, एक मिट्टी क्या उठाई? रेत। और रेत उठाई और उसमें पानी में डाल दिया। अच्छा बताओ, रेत जो होगी, सच बताना, क्या पानी में डिसॉल्व हो जाएगी कि सेटल डाउन हो जाएगी? मतलब इसका मतलब रेत पानी में नीचे क्या हो गई? बैठ गई। बताओ डिसॉल्व है कि अनडिसॉल्व? वो अनडिसॉल्व तभी हुआ जब उसके पार्टिकल का साइज छोटा है कि बड़ा है? बोला करो। बड़ा है। इसका मतलब होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस? क्या है? तो जो सस्पेंशन होते हैं उनमें पार्टिकल का साइज बेटा, एक मिनट, जिसमें आप कहते हो इनमें अगर पार्टिकल का साइज बेटा अगर ग्रेटर होता है 1000 नैनोमीटर से, जैसे आपने कहा सैंड, मान लीजिए रेत, अगर रेत को आप पानी में डाल दो, रेत को पानी में क्या करो? अगर डाल दो, तो जब रेत पानी में जब डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेत होगा वो वाटर में नीचे क्या हो जाएगी? सेटल डाउन। यहां पर आपका सैंड एक प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ गया। हम इसी को कहते हैं हेट्रोजीनियस। क्या कहते हैं हम? हेट्रो। तो हमें यह समझ में आ गया कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलाइडल क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होते हैं। फिर से एक बात करें, नमक का पानी में घुलना क्या है? क्या हम दो मिक्स सॉल्यूशन को, क्या हमारी आंखें डिफरेंशिएट कर पा रही हैं? ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? बोला करो। और दूध को पानी में क्या करो? डाल दो। दूध को किस में डाल दो? पानी में। दूध और पानी शायद हम डिफरेंशिएट कर ले जाएंगे कि इसमें दूध ज्यादा या पानी ज्यादा है, उसको क्या कहेंगे? है? और अगर रेत को पानी में डाल दो, रेत को किस में डाल दो? पानी में, तो रेत पानी में डिसॉल्व होगी कि अनडिसॉल्व? ऐसे को क्या कहेंगे? सारा सत्संग समझ में आ गया? ये क्या था? सत्संग। क्या था? सत्संग। एक्चुअली खेल खेलते हैं कोagulation एंड फ्लोकुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट खेल अब यहीं से स्टार्ट होने जा रहा, कोagulation एंड फ्लोकुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। कोagulation, देखो ये आवाज बंद कर देना बॉस। प्रेसिपिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोagulation और फ्लोकुलेशन ये एक ही वर्ड है, ये अलग अलग नहीं है। ये सारी चीजें आपको अब डिफाइन करने जा रहे हैं। कोagulation, फ्लोकुलेशन और प्रेसिपिटेशन होते क्या है। यहीं से पैदा हुआ गोल्ड नंबर और यहीं से सीएमसी स्टार्ट हुआ, क्राफ्ट टेम्परेचर स्टार्ट हुआ। सारी चीजों को एनालिसिस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले होता है सॉल्व। क्या होता है? सॉल्व। सॉल्व होते क्या है? अब अगर मैं बात करूं कि अगर बात करते हैं कि सॉल्व होता क्या है, बहुत सारी चीजें यहीं से खोद के निकालेंगे। सॉल्व हमारे जो होते हैं, एक्चुअली सॉल्व होता क्या है? व्हाट इज द सॉल्व? कोई आवाज नहीं करेगा, ध्यान रखना, जिससे पूछूंगा बस वही जवाब देगा। सॉल्व। शर्मा जी, व्हाट इज द सॉल्व? मुझे कॉन्फिडेंस से जवाब चाहिए कि सॉल्व होते क्या है और कैसे डिफाइन करते हैं। सॉल्व। कोई सॉल्वेंट नहीं होते हैं,
कोई एडजॉर्बेंट नहीं होते, कोई एडजॉर्बेट नहीं होता सॉलिड पार्टिकल। लेकिन हम सीधा ये कहते हैं कि जो एलिमेंट अपने आप को प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रखता है, किस में रखता है? प्रेसिपिटेट, वही तो सॉल है। किसमें रखता है? प्रेसिपिटेट। तुम सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो प्रेसिपिटेट ही तो बनेगा। तो जो आपके क्या बना दे? प्रेसिपिटेशन। क्या बना दे? प्रेसिपिटेशन। उनको क्या कहते हैं? सॉल। अभी लिखेंगे नहीं। तो आपने कहा सर सॉल का मतलब यह हुआ कि सॉल मतलब प्रेसिपिटेट बनना। सॉल का मतलब किस चीज का बनना? प्रेसिपिटेट। अभी कोई पेन नहीं चलाएगा भाई, सिर्फ इधर ध्यान दोगे। और ये सॉल आपके दो प्रकार के बेटा होते हैं। दो प्रकार के सॉल, एक होता है पॉजिटिव सॉल और दूसरा नेगेटिव सॉल। देखिए आप जो भी सॉल बनाते हो, जो भी चीज सॉल बनाते हो, वो उसके कॉमन आयन इफेक्ट से बनते हैं। किससे बनते हैं? कॉमन आयन। मैंने क्या बोला? किससे बनते हैं? कॉमन आयन। तो आपने कहा अगर पॉजिटिव सॉल बनेंगे तो भी कॉमन आयन इफेक्ट का यूज करेंगे। मैं अभी बना के दिखाता हूं, क्या परेशान। सारे सॉल बनते हैं उसके कॉमन आयन इफेक्ट से। बेटा तुम लोग लिख लेना, शॉर्ट फॉर्म में है, मैंने लिख दिया कॉमन आयन इफेक्ट, तुम पूरा लिख लेना। यहां पर भी मैं अगर बात करूं विच इज कॉमन आयन इफेक्ट। अब आपने कहा चलो हम एक एक करके काम करते हैं। मैं सबसे पहला जो खेल खेलने जा रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि अगर मैं सबसे पहला खेल खेलने जा रहा हूं पॉजिटिव सॉल का। यस, पॉजिटिव सॉल कैसे बनाएंगे? देखो पॉजिटिव सॉल अगर आपको भगवान ने जरा भी अकल दी, देखो कैसे भी घुमाएगा भाई जी। कौन सा सॉल बन रहा तुम तल से देख के बता दोगे कि इसमें ऐसा सॉल बनना। भी पहले धीरे धीरे तुम्हें समझाते चले जाए। पॉजिटिव सॉल्व मतलब आपने कहा सर अगर मैं मान लीजिए यहां AgNO3 की रिएक्शन करा दूं, किससे? पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम आयोडाइड से आपने कहा अगर मैं AgNO3 की रिएक्शन अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड से करा दूं और इसको मैं एक्सेस में ले लूं, किसमें ले लूं? एक्सेस में। वो देगा। और कैसे पूछेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। तो जब AgNO3 के आई से रिएक्शन करेगा तो ये नो डाउट सबसे पहले ये AgI का प्रेसिपिटेट बना। और ये जो AgI का प्रेसिपिटेट बना यही आपका सॉल्वेंट के तैयार हो गया। और प्लस आपने कहा यहां पर आ गया KNO3। तो मैंने ये देखा कि सर AgI का जो प्रेसिपिटेट बना वो ये AgI का प्रेसिपिटेट बना रहा है। किसका बना रहा है? AgI का। अच्छा बताओ एक्सेस में है कौन बेटा? आवाज बढ़ाओ बेटा। अभी भी हमारे पास सब AgNO3 बचा है। कौन बचा है? AgNO। को डाउट? कौन बचा है? AgNO। तो जब एक्सेस में AgNO3 है तो मतलब इसी के साथ मैं अलग से लिख दे रहा हूं कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस AgI में अभी भी मेरे पास कौन ज्यादा पड़ा है? AgNO3। क्यों AgNO3 पड़ा है? क्योंकि AgNO3 क्या है? एक्सेस में। और जब ये AgNO3 बेटा अगर ये एक्सेस में है तो नो डाउट इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये जो सिल्वर आयन होंगे ये आपके कॉमन, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको क्या बोल देंगे हम? यस, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलेंगे? कॉमन। तो बताओ अच्छा कौन सा आयन कॉमन आयन दिखा रहा है? Ag आयन। क्या रहा है? Ag। और Ag पे कौन सा चार्ज है? आवाज बढ़ाओ। तो मतलब यह हुआ कि इस सॉल के सरफेस पर, इस सॉल के सरफेस पर ये जो AgI है, इस सॉल के सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज यहां आके क्या हो गया? अपनी एक लेयर बना। क्या बना गया? लेयर। हमने इसी को कहा क्या? पॉजिटिव सॉल। क्या बोला? पॉजिटिव। अच्छा सॉल का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट का बनना। किसका? प्रेसिपिटेट। सॉल दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सॉल कौन हमेशा बनाएगा? बोला करो, कॉमन। अच्छा यहां एक्सेस में कौन था? इसलिए कौन सा सॉल बना? पॉजिटिव सॉल। पहले बताओ इतना तमीज आई तो आगे फिर से बताऊं कि आ गया। अब आपने कहा सर हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, नेक्स्ट देख लो बेटा। आपने कहा अगर मैं मान लीजिए यहां पर खेल खेलूं नेगेटिव सॉल, चलो मैं आपको समझाता हूं। आपने कहा यहां पर नेगेटिव सॉल ले लो।
अब आपने कहा नेगेटिव सॉल्व की अगर बात करूं, पहले समझना एक एक चीज को, जब समझोगे तभी बेटा कैरी कर पाओगे। तो नेगेटिव सॉल्व में आपने क्या कहा कि मैं यही रिएक्शन अगर करा दूं कि मैं AgNO3 की रिएक्शन, अगर 2 मिनट बेटा रुक जाओ, अगर मैं यहां पर पोटेशियम आयोडाइड से करा दूं और मैं पोटेशियम आयोडाइड को अब मैं एक्सेस में ले रहा हूं, इसमें ले रहा हूं एक्सेस में, देखो ध्यान से समझ में आया, क्या ले रहा हूं एक्सेस। तो जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो जो कंपाउंड हमारा बनेगा, एक तो वो AgI का प्रेसिपिटेट बना देगा और प्लस आपका बन गया क्या, KNO3, ठीक है, KNO3। तो ये जो AgI का प्रेसिपिटेट हमने बनाया है, ये जो AgI का प्रेसिपिटेट यहां पर बना है, ध्यान से समझना बेटा, इस AgI के प्रेसिपिटेट में यहां पर जो AgI मिला हमने लिया है, AgI का जो प्रेसिपिटेट है, अच्छा बताओ इसमें कौन ज्यादा है, KI, कौन है, KI। तो तुम अच्छा बताओ इसमें बेटा ईमानदारी से बताओ, आयोडाइड आयन, शायद आप ध्यान से देखो, कॉमन आयन इफेक्ट के रूप में है, किस रूप में है, कॉमन आयन। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ, कौन है, कॉमन। तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि सर इस AgI के सरफेस पर अब जो लेयर्स बनेगी बेटा, वो लेयर्स हमारी जो बन रही है, वो कौन सी लेयर बना रहा है, नेगेटिव। हम इसी को कहेंगे पॉजिटिव सॉल्व की नेगेटिव सॉल्व। बोला करो, पॉजिटिव सॉल्व का बनना या नेगेटिव सॉल्व का बनना बेटा किस पे डिपेंड करता है, आवाज बढ़ाओ, कॉमन आयन। फिर से बताऊं कि आ गया, हो सकता है तुमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले, मान लो फिर से बता दें कि आ गया। अब तुमसे अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, मान लीजिए आपसे कहता 200 ml ऑफ 0.6 मोलर, ऐसे पूछ लेंगे वो, आपसे कहता मैंने AgNO3 को मिक्स किया है, यस 800 ml ऑफ, कहता 0.7 मोलर, यस KI में। तो ये कौन सा सॉल्व बनाएगा भाई, अगर एक अच्छा स्टूडेंट है तो वो समझ गया होगा AgNO3 के मिलीमोल शायद कम है, बोलते ही नहीं, गधाए हो तुम लोग। AgNO3 के मिलीमोल कितने हैं बॉस, 200 इंटू 0.6, और आप बताओ इसके मोल कितने बॉस, 800.7, किसके मिलीमोल ज्यादा है, तो इसमें कॉमन आयन कौन मिल रहा है, बोला करो आयरन। तो ये कौन सा सॉल्व बनाने के लिए बैठा है, बोलो नेगेटिव सॉल्व। मेरे हिसाब से एक नहीं हजारों करा देंगे, बात तो वही आएगा। तो आप इसका एक और करा दें कि आ गया, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वही कॉमन आयन इफेक्ट को शो करेगा और वही क्या बनाएगा, सॉल्व। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ। अब बात आती थी कि सॉल्व हमें समझ में आ गया, अब बात आती है कि हम कोगुलेटिंग पावर या कोगुलेटिंग वैल्यू, पहली बात तो आप कोगुलेटिंग पावर कोगुलेटिंग वैल्यू के बारे में नहीं बता सकते, बताओ कोगुलेटिंग वैल्यू और पावर में अंतर क्या होता है, कोगुलेटिंग पावर नहीं बता पाओगे, मैं मालूम है, कोगुलेटिंग पावर और कोगुलेटिंग वैल्यू में मतलब क्या है, हम सिखाएंगे हर एक चीज तुमको। पहली बात तो सॉल्व समझ में आया, सॉल्व किसे कहते हैं, बोला करो प्रेसिपिटेशन को, क्लियर हुआ, प्रेसिपिटेट का बन जाना। और सॉल्व हमेशा कौन डिफाइन करता है, कॉमन आयन इफेक्ट, क्या करता है, कॉमन। और दो ही प्रकार के सॉल्व होते हैं, एक पॉजिटिव सॉल्व और दूसरा नेगेटिव। यस क्या होता है बताओ बॉस, कोगुलेटिंग वैल्यू और पावर में डिफरेंस क्या है, उतना ही सेटल्ड। और वैल्यू मतलब कितनी वैल्यू मिला दे, जो अमाउंट मिला दे, सेटल्ड डाउन, अभी देखना, ठीक। पहले यहां तक सारे पॉइंट आ गए। अब बात आती कोगुलेटिंग, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन होता क्या है, देखो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन यही मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए कोगुलेशन क्या होता है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कोगुलेशन, देख लेना तुम लोग।
एक्चुअली क्या होता है कॉगुलेशन और फ्लोकुलेशन अगर बात करें होता क्या है, ठीक। मतलब इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो जैसे आपने एक सॉल्यूशन लिया है, सपोज करो एक सॉल्यूशन आपने लिया, आपने देखा कि इस सॉल्यूशन में आपने का मान लीजिए एक हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक, एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में मैंने मान लो एक पॉजिटिव सॉल्व लिख के बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, पॉजिटिव सॉल्व। पहले मैं सबसे पहला केस 1 बेटा ले रहा हूं, हम जिसको मेरे लाल कह रहे हैं क्या, पॉजिटिव सॉल्व। क्या करें, पॉजिटिव सॉल्व, ठीक है। तो जब पॉजिटिव सॉल्व है तो आप जानते हो कि अगर ये सॉल्व बेटा है, ध्यान से समझना, अगर ये सॉल्व है तो इनके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, और इनके सरफेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। पहले अभी समझना, एक एक चीज को मैं पहले समझाऊंगा। इनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन। क्या स्टार्ट होगा, रिपल्शन। तो जब ये रिपल्शन होंगे तो ये क्या करेंगे, फ्लोट करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, फ्लोट। किसके कारण, रिपल्शन। एक्चुअली क्या होता है जब सेम चार्ज होंगे, क्या होंगे, सेम चार्ज। तो जब सेम चार्ज अगर होंगे तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन। और रिपल्शन होने के कारण ये फ्लोट करेंगे बेटा। क्या करेंगे, फ्लोट। और ये आपके स्टेबल रहेंगे। क्या रहेंगे, स्टेबल। क्योंकि आपस में रिपल्शन करेंगे तो चार्ज रिपल्शन जब करेगा तो ये क्या करते रहेंगे, फ्लोट। और फ्लोट करते रहेंगे तो ये अपने आप को अनस्टेबल बना के रखेंगे कि स्टेबल। ये तो तुमने नहीं समझ में आ रहा कि सर रिपल्शन में स्टेबिलिटी बता रहे हैं, ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ। आपने कहा अगर मैं केस 2 अगर लूं नेगेटिव सॉल्व, आपने कहा अगर मैं नेगेटिव सॉल्व की बात करूं, पहले ध्यान से समझना। अगर केस सेकंड में अगर मैं बात करता और मैं यहां पर एक नेगेटिव सॉल्व ले लूं, नेगेटिव सॉल्व। अब बाजी जितना पूछते जा बताओ, आप मुझे बस जवाब देते चाहिए, बिल्कुल। तो आपने कहा जब मैं नेगेटिव सॉल्व की बात करूंगा तो आपने कहा मैं अगर नेगेटिव सॉल्व को अगर डिफाइन करूं तो आप ये कहते हो कि इस सॉल्व के सरफेस पर, जैसे ये आपने का सॉल्व अगर मैं ले रहा हूं तो आपने कहा इसके सरफेस पे अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ, नेगेटिव सॉल्व। यस, नेगेटिव सॉल्व। इसलिए मैं तुम्हें कर करके एक चीज दिखा रहा हूं। और अगर ये नेगेटिव सॉल्व है तो इनमें क्या स्टार्ट हुआ, रिपल्शन। और ये फ्लोट करते रहेंगे। क्या करेंगे, फ्लोट। और ये आपके स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, फ्लोट किसके कारण कर रहे हैं, चार्ज के कारण। किसके कारण, चार्ज। अच्छा, ऐसा कर दे कि सपोज करो अगर किसी तरीके से इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें। क्या कर दें, न्यूट्रलाइज। तो जब चार्ज न्यूट्रलाइज होंगे तो ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये आपस में क्या करने लगेंगे, कंबाइन। और जब कंबाइन करेंगे तो अपने मॉलिक्यूलर वेट को धीरे धीरे क्या करते रहेंगे, बढ़ाते जाएंगे। और बढ़ाते जाएंगे और धीरे से वो नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन। क्या हो जाएंगे, सेटल। भाई ऑब्वियस सी बात है जब कंबाइन करेंगे तो लोअर मॉलिक्यूलर वेट से वो कहां चले जाएंगे, हायर मॉलिक्यूलर। तो ऐसी स्थिति में कि अभी भी वो फ्लोट करेंगे कि नीचे सेटल डाउन होंगे। तो जो सेटल डाउन हो रहा है ड्यू टू किसके कारण, न्यूट्रलाइजेशन। किसके कारण, न्यूट्रलाइजेशन। उसी को कहते हैं कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन, एक ही चीज है। अब आपने कहा जैसे मैं एक पॉजिटिव सॉल्व की अगर मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं समझाता हूं आपको। आपने कहा सर केस 1 में जो आपने स्टडी किया था, केस 1 में अगर केस 1 में जो आप पॉजिटिव सॉल्व लेकर चल रहे थे बेटा, किसको लेकर चल रहे थे, पॉजिटिव सॉल्व। तो तुमने ये देखा कि सर ये जो पॉजिटिव सॉल्व अगर है तो ऑब्वियस सी बात है, अभी 2 मिनट बेटा पहले समझना। देखो ये जो पॉजिटिव सॉल्व था, देखिए हम आपको इसलिए बना बना के दिखा रहे कि ताकि कोई गलती आपसे होने के चांसेस ही खत्म कर दे। तो आपने कहा ये जो सॉल्व हम लेकर चल रहे हैं, यस आपने कहा ये सॉल्व और ये भी क्या है, सॉल्व। और इस सॉल्व में कौन सा चार्ज, आपने कहा पॉजिटिव। चलिए आपने कहा ये पॉजिटिव सॉल्व, ठीक।
ये आपके स्टेबल है क्योंकि ये फ्लोट कर गए। क्या कर गए? फ्लोट। अभी मेरी बात को समझेगा। अब मैंने क्या किया, ऊपर से एक इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दिया। क्या मिला दिया? इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने अगर मान लीजिए ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दिया, यस, इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। मान लो आपने कहा इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर मान लीजिए सपोज करो हम पोटेशियम आयोडाइड मिला, क्या मिला दें? पोटेशियम आयोडाइड। कोई इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दिया, क्या मिलाया? इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए मैंने पोटेशियम आयोडाइड अगर इसमें मिला दिया, सपोज करिए, लेट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं। अब ये जरूरी थोड़ी ना कि पोटेशियम आयोडाइड ही मिला दें। तो जब तुम इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाओगे तो वो क्या करेगा, इस पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, और इस पर नेगेटिव। अच्छा बताओ, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रखेगा कि बॉस न्यूट्रलाइज कर देगा? क्या करेगा? न्यूट्रल। अब इसी सॉल के सरफेस पे जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, ध्यान देना एक एक चीज को, ये जो आपका पॉजिटिव सॉल था, ये जो सॉल था और ये जो सॉल था, जिसके पास कौन सा लेयर थी? पॉजिटिव। देखो, यस, पॉजिटिव लेयर। ये जो पॉजिटिव लेयर थी बेटा, अब जब इस पे कौन सी लेयर आ गई? नेगेटिव। कौन सी आ गई? नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव लेयर्स आ गई, इस नेगेटिव लेयर ने क्या किया? जरा ध्यान से देखो, इस नेगेटिव लेयर ने उसको क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज। अब ये न्यूट्रलाइज हो गए आपके, अब लिख लेना बेटा, है ना? ये जब न्यूट्रलाइज हो गए, तो जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो अब ये क्या करेंगे? प्रेसिपिटेट के रूप में ये नीचे सेटल डाउन। अब ये जो सॉल होंगे, ये आपका एक क्या बना देगा? प्रेसिपिटेशन बना देगा। क्या बना देगा? प्रेसिपिटेशन। तो सॉल का प्रेसिपिटेट होना ही क्या कहलाता है? कॉगुलेशन। क्या कहलाता है? कॉग। सीधी बात कहते हैं, अगर एक थोड़ा सा बंदा स्मार्ट होगा तो वो सीधी बात ये कहेगा कि सर, जो चार्ज एक दूसरे को क्या करा रहे थे? फ्लोट करा रहे थे। क्या करा रहे थे? फ्लोट। अब उन चार्ज को अगर हम न्यूट्रलाइज कर दें, क्या कर दें? न्यूट्रलाइज। तो जब आप न्यूट्रलाइज कर दोगे तो चार्ज खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? चार्ज। अब वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या करने लगेंगे? कंबाइन। और कंबाइन करने के बाद धीरे नीचे क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन। तो आप देखो अगर ध्यान से, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, पहले समझना बेटा। मुझे ये समझ में आ गई कि इस सॉल्व में दो प्रकार की लेयर्स बन गई। इस सॉल्व में दो प्रकार की लेयर्स बनी। देख बेटा, मैं समझाता जा रहा हूं, तुझे लिखना अपने लैंग्वेज में होगा। अब तुमने क्या कहा कि इस सॉल्व में एक पॉजिटिव लेयर है। पहले ध्यान से समझना बॉस, पॉजिटिव लेयर है और इसी के सराउंडिंग अगर देखा जाए एक नेगेटिव लेयर्स आ गई। क्या आ गई? नेगेटिव लेयर। तो जब ये नेगेटिव लेयर्स आ गई तो एक फिक्स लेयर हो गई और एक क्या हो गई? डिफ्यूज लेयर हो गई। क्या हो गई? डिफ्यूज। तो कौन फिक्स लेयर हो गई, कौन डिफ्यूज लेयर हो गई? पॉजिटिव वाली कौन सी? आवाज बढ़ाओ। और नेगेटिव वाली? तो आपने क्या कहा कि ये जो पॉजिटिव वाली लेयर्स थी, हम इसको बोल गए क्या? फिक्स लेयर। फिक्स क्या हुआ? लेयर। और इसको बोल गए क्या? डिफ्यूज। डिफ्यूज लेयर। अच्छा आप देखो कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मुझे ये समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना, अगर मैं ये देखा जाए तो आपने क्या कहा कि अगर दो प्लेट्स अगर हम ले लें, अगर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे प्लेट पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो आप बताओ यहां से क्या पैदा होगा? पोटेंशियल। क्या पैदा होगा? पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल पैदा हुआ, हम इसी को कहते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या कहते हैं बॉस? जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकैनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं इसको। हम इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकैनेटिक यस पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकैनेटिक।
तो मतलब ये हुआ कि कोगुलेशन फ्लोकुलेशन इज नथिंग यार, इट इज द सिंपल प्रेसिपिटेशन। क्या है? प्रेसिपिटेशन। आप देखते हो कि जो मॉलिक्यूल जो चार्ज रखते हैं, क्या रखते हैं? चार्ज। वो क्या करते रहते हैं? फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं? फ्लोट। फ्लोट क्यों करते हैं? क्योंकि सेम चार्ज होते हैं। अट्रैक्शन होता कि रिपल्शन? अगर मैं इनके चार्ज को क्या कर दूं? न्यूट्रलाइज। तो जब चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो मॉलिक्यूल बताओ अनकंबाइन होना चाहते हैं कि कंबाइन? और कंबाइन होने के बाद अपने साइज को क्या करेंगे? घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? और बढ़ाने के बाद ये नीचे धीरे से क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन। यही जो न्यूट्रलाइजेशन पावर थी जिसको कहते थे कोगुलेटिंग पावर, एक साइंटिस्ट थे हार्डे सोल्जे। क्या थे? हार्डे सोल्जे। उन्होंने बताया था कि कोगुलेटिंग पावर वो डिपेंड करती है उसके न्यूट्रलाइजेशन पे। किस पर? न्यूट्रलाइजेशन। पहले मैं आपको बात करता हूं। अब देखो कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर में अंतर क्या, मैं दोनों को अंतर बताऊं। एक साइंटिस्ट थे हार्डे सोल्जे साहब। यार उसकी स्पेलिंग बता दो भाई, हार्डे सोल्जे, ये तुम्हें बताना होगा। हार्डे सोल्जे की स्पेलिंग बताओ भाई। एच ए हार्डे, हाँ बताओ क्या थी? HARDYS। एक मिनट, एस कंफर्म। आगे सी फॉर कैट। उनको ज्यादा मालूम हो तो वो कैट जैसी हैं भी। हाँ हार्डे, हाँ SCH, हाँ UL ZE, बस। देखिए, चलो इधर देखो, हार्डे सोल्जे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ये डिपेंड करता उसके कोगुलेटिंग पावर पे। उन्होंने क्या कहा? जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा। अब जैसे आपने कहा कि अगर कोई पॉजिटिव सॉल है, अगर कोई भी पॉजिटिव सॉल है, तो पॉजिटिव सॉल की जो कोगुलेटिंग पावर है, यस कोगुलेटिंग पावर, जो कोगुलेटिंग पावर है, यस वो डिपेंड करती है उस पे। अगर पॉजिटिव सॉल है तो उसके नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। उन्होंने यही बताया था, बकवास सी बात कही थी। हार्डे सोल्जे साहब ने कहा था कि जो किसी भी पॉजिटिव सॉल की कोगुलेटिंग पावर जो है डिपेंड करता है उसके नेगेटिव चार्ज पे। जैसे आपने कहा, मान लीजिए अगर सपोज करो, आपने कहा एक मैं अगर पॉजिटिव सॉल अगर ले रहा हूं, पहले समझिएगा जरा। तो आपने कहा अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव सॉल अगर ले रहा हूं, यस पॉजिटिव सॉल में अगर आप मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज अगर मिला दो, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज का अगर आप क्या मिला दो? इलेक्ट्रोलाइट, तो वही उसकी क्या कहलाती? कोगुलेटिंग पावर। सीपी मतलब क्या है? कोगुलेटिंग पावर। तो आपने कहा जैसे मान लीजिए बकवास बकवास सी बात कहता है, कहता SO4-2, आपसे कहता PO4-3, और आपसे कहता है यस FeCN6-4। तो हार्डे सोल्जे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसकी जो कोगुलेटिंग पावर डिफाइन की गई, वो कोगुलेटिंग पावर जो हुई वो डिफाइन कर गया कि जैसे आपने का FeCN6-4। अभी पूछूंगा बॉस, आपने का PO4-3 और आपने का SO4-2, ये आपने क्या दिया? ठीक, डाउट यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि इसको क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। अब सपोज करो अगर मैं इसको डिफाइन करें, मान लो इस बार आपके यहां कंपटीशन में एक सवाल आ गया। सपोज करो एक कंपटीशन में इस साल एक सवाल उसने बना दिया। उन्होंने लिख दिया कि सपोज करो कि अगर मैं यहां पर मैं एक सपोज करो लायोफिलिक पॉजिटिव सॉल ले लूं। मैं लायोफिलिक एक पॉजिटिव सॉल अगर ले लूं, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे तुमको देहाती तरीके से दे देगा? मुझे इसकी कोगुलेटिंग पावर बता दो। अगर मैं कहता हूं इस साल कंपटीशन में आ गया SO4-2 और PO4-3, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला
यहां तक क्लियर हुआ? यहां ध्यान रखना, पूरा अटेंशन सिर्फ यही होना चाहिए, आपस में डिस्कशन भी नहीं। मुझे बताओ मैंने क्या कहा कि अगर मैं सॉल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? सॉल। तो सॉल में मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में होगा। और सॉल कितने प्रकार के होते हैं? दो, पॉजिटिव सॉल और नेगेटिव। और किस पे डिपेंड करते हैं? कॉमन एन पे। किस पर? कॉमन। और अच्छा, पॉजिटिव सॉल होंगे तो आपस में ये क्या करेंगे? रिपल्शन। और रिपल्शन करेंगे तो ये क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। मतलब ये स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल? अगर मुझे इन्हें सेटल डाउन करना है, क्या करना है? सेटल डाउन। तो मुझे इसको क्या करना होगा? न्यूट्रलाइज। प्रैक्टिकली सोचो ना, हर चीज प्रैक्टिकली तो कर रहा हूं। क्या करना होगा? सेटल डाउन। सेटल डाउन करने के लिए मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाना होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव होगा तो क्या? पॉजिटिव। कितना क्लियर हुआ? हमें सेटल डाउन करना है। और सेटल डाउन के लिए न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए। और न्यूट्रलाइजेशन वही कर पाएगा जिसके अंदर पावर सबसे ज्यादा हो। अब बताओ, तुम्हारे सामने यादव जी खड़े हो जाओ, अगर तुम्हारे सामने इस साल कंपटीशन में आ गया होता, इनकी कॉगुलेटिंग पावर बताओ। PO4 - 3, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो अपना डिस्कशन ना, गलत बात। PO4 - 3 की आपने का ज्यादा हो सकता आप सही बोलो या हो सकता आप गलत, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। हम पूछ रहे हैं जादू, हम ये पूछ रहे हैं कि अगर मुझे इसको न्यूट्रलाइज करना है, कॉगुलेटिंग पावर ही तो पूछ रहा हूं। लायोफिलिक सोल्यूशन की कॉगुलेटिंग पावर पूछ रहा हूं यार। क्या चीज? कॉगुलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता किसके? अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव क्या होगा, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, मैं पढ़ा क्या रहा हूं? न्यूट्रलाइजेशन ही तो पढ़ा रहा हूं, पढ़ा क्या रहा हूं? तो इसमें कोई सोचना ही नहीं था बेटा। अच्छा, मैं गलत कह रहा हूं? मैं पढ़ा क्या रहा हूं? न्यूट्रलाइजेशन। जो चीज फ्लोट कर रहे हैं मतलब वो स्टेबल है, और हमें उसको क्या करना है? न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको क्या करना होगा? कोई ना कोई अपोजिट चार्ज मिलाना होगा। जितना अपोजिट चार्ज मिलाओगे उतना अच्छा होगा। बैठो। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो, आ गया। और तुम हंस रहे हो कि ये परम आदमी है, ऐसा तो है नहीं, इतने आसानी से दे देगा ये। तो हार्डे सोल्जे साहब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, न्यूट्रलाइजेशन ही तो करना है। क्या करना है? न्यूट्रलाइजेशन। पॉजिटिव सॉल का न्यूट्रलाइजेशन कौन है? नेगेटिव। और नेगेटिव का कौन है? पॉजिटिव। सिंपल सा था यार। अगर पॉजिटिव सॉल है तो क्या हुआ? नेगेटिव। तो आंसर कौन हुआ? PO4 - 3। और उसके बाद क्या हुआ? SO4-। तो लायोफिलिक में उल्टा हो गया। लायोफिलिक क्या होता है? लायोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, और लायोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग। फोबिक, फोबिया है। फोबिक मतलब फोबिया, और फिलिक मतलब लव हो गया। क्या हो गया? लव। लायोफिलिक मतलब वाटर लविंग। मैं लिख दे रहा हूं ताकि ये ना कह पाओ कि तुमने पता नहीं क्या लिखा है। रुक जाओ इसको। चल भाई, चल इसको हम और साफ साफ लिख दे। इधर इधर बातचीत नहीं, देखो हम सिखा रहे, काय परेशान हो रहे हैं? तुमसे पूछते भी जा रहे हैं, मौज भी लेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि मौज नहीं लेंगे हम तुम्हारी। यस, इट इज लायोफिलिक। फिलिक। हम लिख दे रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। लायोफिलिक। लायोफिलिक मतलब वाटर लविंग। वाटर लविंग, वाटर लविंग। और हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर को जो क्या करे? हेट करे। क्या करे? हेट, नफरत करे। वो कौन है? हाइड्रोफोबिक। बोलो। SO4-। सोच के बोलना। पक्का लॉक कर दें? बताओ यार। इसमें पहली बात तो कॉगुलेशन हो गई, कैन नॉट पॉसिबल। हार्डे सुलझे उल्टे भी खड़े हो जाएंगे, ये कॉगुलेशन होने नहीं देगा। रीजन बताता हूं। जितने हार्डे सुलझे आप मेथड देखते हो वो हाइड्रोफोबिक के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? हाइड्रोफोबिक। उल्टे खड़े हो जाए हार्डे सुलझे साहब तो भी नहीं कर पाएंगे। कॉगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन कैन नॉट पॉसिबल। बताता हूं क्यों। कॉगुलेशन, यार स्पेलिंग जो है ना बार बार लिखना पड़ता है, बड़ा इरिटेट करती है। कॉगुलेशन कैन नॉट फॉर्म। क्यों कॉगुलेशन फॉर्म नहीं करेगा? देखो, कॉगुलेशन क्यों नहीं फॉर्म कर गया?
अरे पगले, इस सॉल के सरफेस पर वाटर अपनी क्या बना चुका होगा? लेयर। वाटर अपनी क्या बना चुका होगा? लेयर। इधर देखो, इधर इधर इधर, तुम कैसे पढ़ते हो तुम लोग? ये देखो, ये वाटर क्या बना चुका है? लेयर। सिर्फ लिखाएंगे नहीं, ये वाटर क्या बना रहा है? लेयर। और जब वाटर लेयर बनाएगा तो यार न्यूट्रलाइजेशन होने के चांसेस क्या हो गए? खत्म हो गए। क्या हो गए? खत्म। हाइड्रोफोबिक। अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो शायद यहीं से पैदा हुआ है गोल्ड नंबर। क्या पैदा हुआ है? गोल्ड नंबर यहीं से पैदा। कहां से पैदा हुआ? गोल्ड नंबर यहीं से पैदा हुआ। समझे? गोल्ड नंबर सब सुना है? वो गोल्ड नंबर, ये भगवान, जो गोल्ड से नंबर निकाले जाते हैं, जो गोल्ड के बिस्कुट होते हैं उनमें नंबर लिखे होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे आइटम हो भाई तुम लोग। मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं आया? अब एक गोल्ड नंबर नहीं पढ़ा है, कैसे इंटर पास हो गए तुम लोग? पहले यहां तक आया। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा मालूम है? अब हमें इसका, अगर हमें इसको न्यूट्रलाइज करना होगा तो मालूम अब हमें इसमें क्या बेटा लेना पड़ेगा मालूम? गोल्ड नंबर। और गोल्ड नंबर के लिए हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिलाना पड़ेगा। स्टार्च होते हैं, हेमोग्लोबिन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और कैसे निकालते हैं हम सब सिखाएंगे। पहले एक एक करके बताने, तुम लोग लेट जाओगे एकदम से। अब आती कॉगुलेटिंग पावर, समझ में आ गई? बेटा बोला करो, कॉगुलेटिंग पावर किसके लिए है? जो सुना ही नहीं दिया। हाइड्रोफोबिक के लिए। क्या लायोफिलिक के लिए? लायोफिलिक क्या उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? उसके चारों ओर वाटर अपनी क्या बना देगा? लेयर। इतना क्लियर हुआ? अब आती है कॉगुलेटिंग वैल्यू। कॉगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या होता है गोल्ड नंबर? वो कह रहा भाई सुना सुना तो लग रहा है, नहीं तुमसे नहीं पूछेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन घुस जाए। वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अबे पगले, जब पॉजिटिव लेयर बना रहा है और वाटर के ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो वाटर का लोन पेयर और पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना देंगे। तो एक क्या बना देगा? लेयर्स बना देगा। क्या बना देगा? लेयर। आ गया? इलेक्ट्रॉन ही घुस जाए, कोई वो है क्या? एक्सरे मशीन है। इधर देखो, इंपॉर्टेंट, कॉगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है? कॉगुलेटिंग वैल्यू हम पहले सोच रहे थे नोट्स लेते हैं, तुमको स्पेलिंग देख दे, अरे हमने भगो यार, तो स्पेलिंग तुमसे ही पूछ रहे हैं। कॉगुलेटिंग वैल्यू, स्पेलिंग गलत है, होने दो, करेक्शन कर लेना। मैं कोई इंग्लिश का टीचर नहीं हूं। देखो, कॉगुलेटिंग वैल्यू की बात करें, आप सर्च कर लेना, अपने आप स्पेलिंग लिख लेना। हम टीचर है, हमको सिर्फ समझाना होता है, केमिस्ट्री में फोकस। अब रिक्शे वाले इंग्लिश बोलते हैं, वेटर 5 स्टार में इंग्लिश बोलते हैं, तो वेटर नहीं है, स्मार्ट बनो। तो आपने क्या कहा कि अगर मैं कॉगुलेटिंग वैल्यू की बात करूं, होता क्या है कॉगुलेटिंग वैल्यू? पावर समझ में आ गया? अच्छा, ये किसके लिए डिफाइन है? आवाज बढ़ाओ। हाइड्रोफोबिक के लिए। क्लियर हुआ? तो यार कॉगुलेटिंग वैल्यू का यार हमने पावर सुना था, वैल्यू सुनी ही नहीं हमने आज तक। सोच लो, तुम खूब सोच लो, तुम्हारी सोच से परे होगा। चलो अच्छा, हम बताते हैं टाइम वेस्ट ना करके। नहीं, तुम मोटे बता दोगे। आप जो वो कहेगा हमसे पूछते हो और हमसे हमसे पूछते नहीं, तुम बता दोगे इसलिए कह रहे ना, तुम बता दो मुझे। है? अबे तुम बता दोगे बे। तुमने अगर एक सॉल लिया है, अरे बता दोगे, हमें मालूम है भैया। सॉल जो लिया है, वो सॉल कितने लीटर का होना चाहिए? 1 लीटर। 1 लीटर के सॉल में अगर तुम मिलीग्राम में अगर इलेक्ट्रोलाइट्स मिला, मिलीग्राम में, मिलीग्राम में क्या मिला दो? इलेक्ट्रोलाइट। 1 लीटर सॉल्यूशन में जब आप मिलीग्राम में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो, वो उसकी क्या होती है? कॉगुलेटिंग वैल्यू। क्या होती है? कॉगुलेटिंग वैल्यू का मतलब होता है हाईएस्ट अमाउंट की लोएस्ट अमाउंट। बोला करो, लोएस्ट अमाउंट जो प्रेजेंट होना चाहिए कितने लीटर सॉल्यूशन में, जो इसको क्या कर दे? कॉगुलेट। क्या कर दे? कॉगुलेट। तो इसीलिए कभी भी किसी की अगर कॉगुलेटिंग वैल्यू निकालने को कहता है बेटा, तुम लोग लिख लेना, कॉगुलेटिंग वैल्यू का मतलब है कि मिलीग्राम में
मिलीग्राम में कौन इलेक्ट्रोलाइट अपॉन, बेटा बातचीत नहीं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए पावर और वैल्यू में अंतर है। देखो उसने सही बोला था कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वैल्यू के। हम क्यों ऐसी बात करें? पावर का मतलब होता है किसी सिस्टम को कंप्लीट क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। क्या करना, न्यूट्रलाइज। और वैल्यू का मतलब है मिनिमम अमाउंट, क्या मिलाना, मिनिमम अमाउंट का क्या मिलाने, इलेक्ट्रोलाइट। वो भी किस में होना चाहिए, बोलो मिलीग्राम। किस में, मिलीग्राम। कितने लीटर में बेटा, वो उसकी क्या कहलाएगा, कॉगुलेटिंग वैल्यू। अच्छा पहले फिर से बताओ, ये सारी चीजें बेटा हाइड्रोफोबिक के लिए कि मेरे लाल लायोफिलिक के लिए, लायोफिलिक के लिए चीजें डिफाइन नहीं होते। अच्छा सॉल का मतलब एक बार रिवाइज कर रहे हैं, सॉल का मतलब जवाब दे लोगे क्या, ऐसे उधर मत दो, क्या है, प्रेसिपिटेशन। अच्छा पॉजिटिव सॉल कैसे बनेगा मालूम चला? अच्छा पॉजिटिव सॉल नेगेटिव सॉल किसके द्वारा बनते हैं? अच्छा पॉजिटिव सॉल होंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्या वो सेटल डाउन होंगे कि फ्लोट करेंगे? और उनको अगर सेटल डाउन करना है तो बादल का फटना भी इसी पे बेस्ड है। बादल जो फटता है वो इसी पे बेस्ड है, क्योंकि जो क्लाउड होते हैं वो नेगेटिव सॉल होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव सॉल। क्या होते हैं, नेगेटिव। और जब ये इलेक्ट्रोलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, कंबाइन। अब देखो बादल तैरते रहते हैं, बादल क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। फ्लोट क्यों करते रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, लाइक चार्जेस है। क्या है, लाइक। और आप देखते हो कि जब वाटर की ड्रॉपलेट होती है उसमें, और उसको जब आप न्यूट्रलाइज करते हो, क्या करते हो, न्यूट्रलाइज। कभी देखो आर्टिफिशियल जब रेन करानी होती है तो सिल्वर आयोडाइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड करता क्या, उसको न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है, न्यूट्रलाइज। और न्यूट्रलाइज करेगा तो वो धीरे धीरे आपस में क्या होंगे, कंबाइन। तो नीचे क्या होने लगेंगे, सेटल डाउन। क्या होंगे, सेटल। आर्टिफिशियल रेन इसी पे बेटा बेस्ड है, किस पे, कॉगुलेशन। कैसे आर्टिफिशियल रेन होती मालूम चला? बताओ क्लाउड कौन सा सॉल है, आवाज बढ़ाओ। लाइक चार्जेस है। बादल सेटल डाउन होते हैं कि फ्लोट करते रहते हैं, क्या करते हैं, फ्लोट। और अच्छा जब वो न्यूट्रलाइज होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज। तो न्यूट्रलाइज होने के कारण कि आपस में क्या होते हैं, कंबाइन करेंगे, तो नीचे धीरे धीरे सेटल डाउन। क्लियर हुआ? और आर्टिफिशियल रेन किससे करा जाती है, सिल्वर आयोडाइड से। किससे, सिल्वर आयोडाइड। इतना क्लियर हुआ? तो पावर और वैल्यू में पहले बताओ अंतर समझ में आया? पावर मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा, जितना क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। किसके लिए, पॉजिटिव सॉल के लिए। किसके लिए, पॉजिटिव। अच्छा बताओ कॉगुलेटिंग वैल्यू क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच शुड बी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्ट। लिख लो बेटा, कोलाइडिंग वैल्यू, कोलाइडिंग वैल्यू। यहां तक समझ में आ गया? और ये ध्यान रखना फिर से मेरी बात, हार्डे सोल्जे मेथड किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, बोलो, लाया। देखो कॉगुलेटिंग वैल्यू, minimum amount of electrolyte, minimum amount of electrolyte, minimum amount of electrolyte। आज जितना करा समझ में आ गया सब? minimum amount of electrolyte which should be present in the minimum amount of electrolyte, ब्रैकेट में लिख लो बेटा मिलीग्राम, मिलीग्राम, which should be present in 1 liter of colloidal solution, 1 liter of colloidal solution is known as क्या बेटा, coagulating value, is known as coagulating value। मेरी बात समझ में आ गई? आज जितना करा समझ में आ गया? अच्छा एक बार बेटा, एक बार इधर देख लो, रस्टिंग ऑफ आयरन किसका फिनोमिना है, केमिकल एब्जॉर्प्शन की फिजिकल एब्जॉर्प्शन, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? टेम्परेचर बढ़ाने पे ये पहले घटेगा कि पहले बढ़ेगा? क्यों पहला बढ़ा, मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी के कारण बढ़ा। किसके कारण, मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर बॉन्ड बनेंगे कि टूटने लगेंगे? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए?
अच्छा ये बताओ, मैंने अभी तक जितने, अच्छा नमक का पानी में घुलना कौन सा सोल्यूशन है? दूध का पानी में घुलना, और रेत का पानी में घुलना जो नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब पार्टिकल का साइज बड़ा है कि छोटा है, और जो दिखाई दे रहा है साइज बड़ा है। कोगुलेटिंग, फ्लोकुलेटिंग और प्रेसिपिटेशन क्या अलग अलग है कि सेम है? इतना क्लियर हो गया? फिर से बताऊं कि आ गया? बाकी बहुत सारी चीजें बताएंगे।